इस सेक्शन में हम लोग सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। दो पार्ट हैं। पहले हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और फिर सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली वेपर प्रेशर होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में बेंजीन भरी हुई है। तो बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन यहाँ से कुछ बेंजीन के मॉलिक्यूल उड़ेंगे और ये वेपर फेज में आ जाएंगे। धीरे धीरे ये वेपर कंडेंस भी होने लगेगी। इन बेंजीन मॉलिक्यूल के एवोपरेशन और कंडेंसेशन में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा और एक गिवन टेम्परेचर पर यहाँ पर एक सैचुरेशन प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसे मैं पी नॉट कहता हूँ। अब यहाँ पर जब मैं बेंजीन के वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो ये एक कॉम्पोनेंट सिस्टम है। सपोज बेंजीन के साथ साथ यहाँ पर हमने इस वेसल में थोड़ी सी टॉलुइन भी डाल दी, C7H8। अब यहाँ पर बेंजीन की वेपर के साथ साथ टॉलुइन के भी वेपर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि इस वेपर फेज में बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है और टॉलुइन का वेपर प्रेशर कितना है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बात एक फ्रेंच साइंटिस्ट से राउल उन्होंने बताई। राउल्स लॉ सेज दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। सपोज करो मेरे पास दो कंपोनेंट है, बाइनरी सोल्यूशन है। अगर मैं पहले कंपोनेंट को 1 कहूँ तो राउल ने कहा कि P1 इज प्रपोर्शनल टू X1। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 is proportional to mole fraction of component 1। By similar mean P2 is proportional to X2। यहाँ पर X1 component 1 का मोल फ्रैक्शन है, X2 component 2 का मोल फ्रैक्शन है। चूंकि जब X1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो P1 की वैल्यू P1 नॉट हो जानी चाहिए, बिकॉज X1 1 का मतलब है प्योर 1। और ऐसे जब X2 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो P2 की वैल्यू P2 नॉट हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, यानी कि सोल्यूशन के ऊपर कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 1 का प्योर वेपर प्रेशर इनटू कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है। ऐसे ही कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर P2 कंपोनेंट 2 का प्योर वेपर प्रेशर P2 नॉट इनटू X2 है। अगर मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर देखूं तो डाल्टन ने यह कहा था कि किसी भी वेपर फेज में जो टोटल प्रेशर होगा उसकी वैल्यू P1 प्लस P2 होगी। इसका मतलब टोटल प्रेशर की वैल्यू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 हो जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि X1 और X2 ये दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर नहीं है, बिकॉज X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 है, बिकॉज बाइनरी कंपोनेंट में दोनों चीज़ों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए। तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा इसकी वैल्यू अगर मैं X1 की जगह पर 1 माइनस X2 डाल दूं तो ये आ जाएगी P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2। इस ग्राफ में हमने y एक्सिस पे वेपर प्रेशर को लिया है और x एक्सिस पे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों के मोल फ्रैक्शन को लिया है। ये वाला पॉइंट X2 इक्वल टू 0 का है। चूंकि X2 की वैल्यू 0 है इसलिए X1 की वैल्यू 1 माइनस X2 यानी कि 1 हो जाएगी। ये वाला पॉइंट X2 इज इक्वल टू 1 का है और चूंकि यहाँ पे X2 की वैल्यू 1 है इसलिए X1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर है वो X1 इज इक्वल टू 1 पे P1 नॉट होगा और डिक्रीज करते करते X1 इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा। कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर X2 इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा और इंक्रीज करते करते X2 इक्वल टू 1 पे P2 नॉट हो जाएगा और दोनों कंपोनेंट का सम P1 और P2 इन दोनों का सम हो जाएगा। इसकी वैल्यू X2 इक्वल टू 0 पे P1 नॉट हो जाएगी और बढ़ते बढ़ते X2 इक्वल टू 1 पे P2 नॉट हो जाएगी। तो टोटल प्रेशर विल बी PT इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस
P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। अब चूंकि मुझे टोटल प्रेशर आ गया, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें यह भी बताता है कि किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू Y1 होगा, जहां पर Y1 वेपर फेज में कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम लिक्विड में मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं किसी कंपोनेंट की, तो हम टिपिकली x यूज करते हैं। यहाँ पर चूंकि हम वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, इसलिए हम इसको डिफरेंट साइन यूज करेंगे और हम Y1 लेंगे। तो यहाँ से Y1 की वैल्यू Y1 इज इक्वल टू P1 बाई P टोटल आ गई, और ऐसे ही Y2 की वैल्यू चाहूँ तो मैं P2 बाई P टोटल करके निकाल सकता हूँ, या Y2 इज इक्वल टू ज़्यादा आसानी से डायरेक्टली 1 माइनस Y1 कर सकता हूँ। अब ये जो हमने कंसेप्ट सीखा है इसको रिवाइज करते हैं। राहुल ने क्या कहा कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 होगा, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 होगा। P1 मिल गया, P2 मिल गया, दोनों को ऐड करके P टोटल निकाल लिया, तो दोनों कंपोनेंट के अलग अलग वेपर प्रेशर मिल गए और टोटल वेपर प्रेशर भी मिल गया। और फिर P1 बाई P टोटल से Y1 आ गया, P2 बाई P टोटल से Y2 आ गया, या 1 माइनस Y1 से भी Y2 आ गया। इस चीज़ को एक प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाईक्लोरोमीथेन at 298 Kelvin are 200 millimeter of mercury and 415 millimeter of mercury respectively. Calculate the vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin and mole fraction of each component in vapor phase. ये टू कंपोनेंट सिस्टम है। यहाँ पर हम पहला काम क्या करेंगे कि एक चीज़ को 1 और दूसरी चीज़ को 2 ले लें। मान लेते हैं क्लोरोफॉर्म मेरा कंपोनेंट 1 है और डाईक्लोरोमीथेन मेरा कंपोनेंट 2 है। दूसरी बात क्या है, राउल्स लॉ लगाने के लिए मुझे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन चाहिए, जबकि यहाँ पर मुझे मोल्स न दे करके मास दे रखे हैं। तो पहला काम होगा मास से मोल निकालना, मोल से मोल फ्रैक्शन निकालना, और तभी हम लोग राउल्स लॉ लगा सकते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा, नंबर 1 हमको मोलर मास निकालना होगा। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म ये आ जाएगा 12 कार्बन का प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5, ये हो गया क्लोरीन। इसकी वैल्यू आ गई 109.5। ऐसे ही मुझे कंपोनेंट 2 जो मेरा है डाईक्लोरोमीथेन, उसका मोलर मास निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 12 प्लस 2 हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस 2 इंटू 35.5, ये आ गया 85। ये दोनों कंपोनेंट के मोलर मास आ गए। अब मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 क्लोरोफॉर्म के मोल निकालेंगे, जिसे हम लोग नॉर्मली N से डिनोट करते हैं। तो N1 की वैल्यू हो गई, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का टोटल मास 25.5 ग्राम गिवन है, तो हो जाएगी 25.5 अपॉन 119.5, जो आ गया 0.213 मोल। ऐसे ही N2 की वैल्यू हो गई, जो कि मोल्स ऑफ डाईक्लोरोमीथेन है। इसकी अब मास 40 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास 85 है, तो ये आ जाएगा 40/85, जिसकी वैल्यू हो जाती है 0.47। यानी कि पहला काम मैंने क्या किया, मास से दोनों कंपोनेंट के मोलर मास पहला काम हमने क्या किया कि मास से दोनों कंपोनेंट के मोल्स निकाल लिए। अब x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये मैंने पीछे जब मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाया था तो आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.47, जो सॉल्व करके आ जाएगा 0.31। x2 निकालने के लिए हम एक तो काम ये कर सकते हैं कि 0.47 को दोनों के सम से डिवाइड कर दें, पर ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी कि हम x2 को 1 माइनस 0.312 ले लें। बिकॉज ये बाइनरी सिस्टम है, तो यहाँ पर ये करना ज़्यादा आसान होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.688।
तो यहाँ पर हम राउल्स लॉ को अप्लाई करें। जब हमने राउल्स लॉ पढ़ा तो वो मोल फ्रैक्शन से शुरू होता है, वो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में वेपर प्रेशर देता है, और यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन था नहीं। तो पहला काम मुझे क्या करना है कि लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। जब तक मेरे पास लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन नहीं होंगे तब तक हम राउल्स लॉ लगा नहीं सकते हैं। अब राउल्स लॉ लगाते हैं। पहली चीज़ हमसे जो पूछी गई थी वो था वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट अबव सोल्यूशन। तो यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 है। अब P1 नॉट की वैल्यू मतलब 298 केल्विन पे क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर जो है वो 200 mm ऑफ मर्करी गिवन है, इनटू मोल फ्रैक्शन है हमने भी निकाला 0.312। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा 62.4, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म आ जाएगा 62.4। P2 की वैल्यू ऐसे ही P2 नॉट x2 आ जाएगी। P2 नॉट की वैल्यू यहाँ पर 415 मिलीमीटर ऑफ मर्करी गिवन है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.688 है। तो डाइक्लोरोमीथेन का जो पार्शियल प्रेशर हो गया वो 415 इंटू 0.688, ये 285.5 mm ऑफ मर्करी आ गया। अब जो टोटल प्रेशर आ जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा 62.4 प्लस 285.5, ये हो जाएगा 347.9। टोटल प्रेशर के लिए हमने एक और फार्मूला देखा था, अगर हम वो अप्लाई करें तो दूसरा फार्मूला था, टोटल प्रेशर था P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो P1 नॉट हो गया 200 प्लस 0.688 इंटू 215, 415 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 215 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही 347.9 आ जाएगा। अब मेरे पास कंपोनेंट 1 यानी कि क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर आ गया, कंपोनेंट 2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर आ गया। अब ये मुझसे चाहते हैं कि मैं वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालूं। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी P1 बाई P टोटल। P1 मेरा 62.4 है और इसको टोटल प्रेशर 347.9 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वेपर फेज में जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.18, यानी कि वेपर फेज में क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.18 और y2 इसको मैं डायरेक्टली 1 माइनस y1 करके निकाल सकता हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.82। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि लिक्विड में क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन 0.312 था जो कि कम हो करके 0.18 हो गया, यानी कि y1 की वैल्यू x1 से कम हो गई जबकि y2 की वैल्यू x2 से बड़ी हो गई। बिकॉज जो P1 नॉट है 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वो P2 नॉट से कम है, यानी कि क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन से कम वोलेटाइल लिक्विड है। तो वेपर में जो डाइक्लोरोमीथेन है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन घट जाएगा। अब अगर हम देखें तो राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस बन करके निकलता है। हेनरीज लॉ कहता है कि P इज इक्वल टू KH x, यानी कि हेनरीज लॉ के हिसाब से जो लिक्विड में गैस का मोल फ्रैक्शन है वो गैस के प्रेशर के बराबर है, और राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि सल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P01। तो सल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन और सल्यूशन के ऊपर गैस का प्रेशर ये आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, या जैसे जैसे सल्यूशन में मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे सल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो दोनों लॉ आपस में रिलेटेड है। अब हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पर
जैसे अभी हम दो कंपोनेंट की बात कर रहे थे, क्लोरोफॉर्म था और डाईक्लोरोमीथेन था, ऐसे ज़रूरी नहीं है मेरे दोनों कंपोनेंट लिक्विड ही हों। एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है से वाटर में ग्लूकोज। मान लो जो मेरा कंपोनेंट 1 है, ये मैं अपना सॉल्वेंट ले लूँ, वाटर ले लूँ, और जो मेरा कंपोनेंट 2 है वो सॉलिड सल्यूट ले लूँ। जैसे सॉल्वेंट मेरा कंपोनेंट 1 हो गया वाटर, कंपोनेंट 2 हो गया ग्लूकोज। तो जैसे राउल्स लॉ अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे, हम एग्जैक्टली वैसे ही अगर राउल्स लॉ अप्लाई करें तो टोटल प्रेशर सोल्यूशन का क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यहाँ पर P2 नॉट जो है ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है, जो कि ज़्यादातर केसेस में ज़ीरो रहेगा। वाटर के सामने ग्लूकोज के वेपर प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो हम इस टर्म को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यानी कि जब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो खाली कंपोनेंट 1 का होता है, और इसको मैं सिंपल P से डिनोट करें तो इसकी वैल्यू P1 नॉट x1 हो जाती। बल्कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो P इज इक्वल टू P नॉट x1 हो जाएगा, जहाँ पर P नॉट सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट में से खाली उसी का एक वेपर प्रेशर है, तो जहाँ पर P नॉट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और x1 उसका मोल फ्रैक्शन है। तो जो यहाँ पर वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का डायग्राम दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ज़ीरो होगा तो वेपर प्रेशर ज़ीरो होगा। प्योर ग्लूकोज रखें तो उसमें का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा, और जैसे जैसे सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे वैसे 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 वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, यानी कि प्योर वाटर प्योर सॉल्वेंट हो जाए, तो उसका प्रेशर P नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा। जब हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो हमने बड़े लॉ सीखे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और उनको लेकर के एक आइडियल गैस इक्वेशन बनाई। फिर हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन फॉलो नहीं होती, और फिर हमने रियल गैसेस की स्टडी अलग से की। ऐसे ही जो राउल्स लॉ हमने भी बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फॉलो किया जाए। कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं और उन्हें हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। द सोल्यूशंस विच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सोल्यूशन। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कोई सोल्यूशन क्यों आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। सपोज करो एक सोल्यूशन था, सपोज करो एक हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे पीछे हम लोग क्लोरोफॉर्म और डाईक्लोरोमीथेन की बात कर रहे थे। तो सोल्यूशन में कुछ 0.312 मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का था, बाकी बचा हुआ 0.688 मोल फ्रैक्शन डाईक्लोरोमीथेन का था। अब जब दोनों सोल्यूशन में आए तो हमने कहा कि जो P1 होगा वो P1 नॉट x1 होगा, P2 होगा वो P2 नॉट x2 होगा। यानी कि जितना मोल फ्रैक्शन उसके प्रोपोर्शनल ही टोटल प्रेशर वेपर का, जितना मोल फ्रैक्शन उसके प्रोपोर्शनल ही उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। अब ये बात सही होती अगर सॉल्यूशन में जो क्लोरोफॉर्म और डाईक्लोरोमीथेन के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही होते जैसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और डाईक्लोरोमीथेन और डाईक्लोरोमीथेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। यानी कि अगर हम इसे समराइज करने की कोशिश करें और मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट हैं A और B, तो अगर जो A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाईक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म के बीच में था, वो तकरीबन वैसा ही है जैसा A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, या वैसा ही फोर्स B के बीच में हो, तो ऐसा सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। अभी मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना, ये हम डायरेक्टली तो मेजर कर नहीं सकते। तो इसको मेजर करने के लिए मेरे पास दो पैरामीटर हैं। पहली बात तो ऐसे सोल्यूशन जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, यानी कि जिसमें ओवरऑल राउल्स लॉ कंप्लीट रेंज में फॉलो होता है, उसमें डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो होती है। डेल्टा वी मिक्सिंग ज़ीरो का मतलब ये है कि सपोज करो मैंने A के 10 ml लिए
और B के 20 ml लिए तो ये दोनों मिल करके 30 ml सोल्यूशन देंगे। इसके कॉन्ट्ररी अगर मान लो 30.1 या 29.9 ml चीज़ मिले तो मैं कहूँगा कि मेरा सोल्यूशन आइडियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग में जो वॉल्यूम में चेंज है वो ज़ीरो नहीं है। दूसरी बात, जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग भी ज़ीरो होती है, यानी कि मिक्सिंग का प्रोसेस ना एंडोथर्मिक होता है ना एक्सोथर्मिक होता है। दोनों चीज़ों को मिलाने से ना वो दोनों थोड़ा ठंडे हो जाते हैं ना दोनों गर्म हो जाते हैं। टिपिकली ये चीज़ सिमिलर से मॉलिक्यूल में होगी, जैसे क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन एक जैसे मॉलिक्यूल है, खाली एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दिया गया। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेप्टेन है, तो यहाँ पर भी क्या है, सिमिलर से मॉलिक्यूल है, एक कार्बन ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होंगे ये आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। बेंजीन टॉलुइन हो गया, हेक्सेन हेप्टेन हो गया, हेप्टेन ऑक्टेन हो गया, ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन हो गया, ये सब आइडियल सोल्यूशन के केस हो गए। इसके ऑपोजिट नॉन आइडियल सोल्यूशंस वो सोल्यूशन है जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। नॉन आइडियल सोल्यूशंस, व्हेन अ सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ over the entire range of concentration, then it is called non-ideal solution. अब जब नॉन आइडियलिटी और सोल्यूशन राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो ये नहीं करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक ऐसा केस है जब वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज मोर देन व्हाट इज गिवन बाय राउल्स लॉ। ये जो डायग्राम है ये इस तरह के केस को दिखा रहा है जहाँ पर कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, और जिसकी वजह से टोटल प्रेशर भी राउल्स लॉ वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर है। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव डीविएशन। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर में डीविएशन है वो राउल्स लॉ से ज़्यादा है, ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव डीविएशन कहते हैं। पॉजिटिव डीविएशन कब होगा, वेपर प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब जो ए और बी दो कंपोनेंट के बीच का फोर्स ए और बी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम पड़ जाए। जितना फोर्स ए के मॉलिक्यूल को और बी के मॉलिक्यूल पे लगा रहा था, ए और बी आपस में एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएं तो वो पॉजिटिव डीविएशन शो करेगा। यहाँ पर चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसलिए मिक्सिंग में वॉल्यूम बढ़ जाएगी, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगी और डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जब तुम दो कंपोनेंट को मिलाओगे तो उनकी मिक्सिंग एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस एसीटोन। अभी क्या है कि जो इथेनॉल का मॉलिक्यूल है उसमें OH ग्रुप होता है तो वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। जब एसीटोन आता है तो वो एथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देता है। इसकी वजह से एथेनॉल और एसीटोन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने एथेनॉल के मॉलिक्यूल में अपने आप में होते हैं। तो ये पॉजिटिव डीविएशन शो करता है। इसके अपोजिट दूसरी तरफ भी डीविएशन हो सकता है, यानी कि जब राउल्स लॉ फॉलो ना हो रहा हो तो जो राउल्स लॉ के द्वारा दिया हुआ वेपर प्रेशर है उससे कम वेपर प्रेशर रहा है, P1 की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड P1 है उससे कम हो, P2 की वैल्यू एक्सपेक्टेड P2 से कम हो और टोटल प्रेशर भी एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम हो, तो हम इस तरह की कंडीशन को बोलेंगे नेगेटिव डीविएशन। यहाँ पर जो AB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि दैट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA और BB, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अगर मैं 10 ml और 20 ml मिलाऊंगा तो वो 30 की बजाय 29.9 या 29.8 ही होगी और डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। यानी कि यहाँ पर मिक्सिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, सोल्यूशन मिलने पे गर्म हो जाएगा। ऐसे सोल्यूशन नेगेटिव डीविएशन शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। अगर मैं क्लोरोफॉर्म
और एसीटोन को देखूं तो क्लोरोफॉर्म खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, एसीटोन खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, पर जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मॉलिक्यूल हैं इसमें क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्लोरोफॉर्म के फोर्स या एसीटोन के फोर्स से ज़्यादा हो गया, इसीलिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो सोल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। कई बार जब ये नॉन आइडियलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सोल्यूशंस एजियोट्रॉप बना लेते हैं। एजियोट्रॉप इज अ सोल्यूशन विच हैज सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, यानी कि जो कॉम्पोजिशन एजियोट्रॉप का लिक्विड फेज में है वही वेपर फेज में होगा। ये एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब ऐसे एजियोट्रॉप जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो। ये टिपिकली वो सोल्यूशन शो करेंगे जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हो। तो चूँकि डिविएशन पॉजिटिव है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ऐसे एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल और वाटर का एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एथेनॉल 95% है, ऑब्वियसली वाटर 5% होगा। ये मिक्सचर एक एजियोट्रॉप बनाता है। इसका मतलब एथेनॉल और वाटर के जितने भी सोल्यूशन पॉसिबल हैं 2%, 4%, 10% टू 99.999% एथेनॉल के, उन सब में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट 95% एथेनॉल वाले सोल्यूशन का होगा। और जब मैं इसको एवोपरेट करूँगा तो वेपर में, जैसे हम पीछे देख रहे थे कि क्लोरोफॉर्म और डाई क्लोरोमीथेन को जब हम एवोपरेट करते थे तो वेपर फेज में डाई क्लोरोमीथेन का कॉम्पोजिशन बढ़ जाता था, क्लोरोफॉर्म का कम हो जाता था। क्योंकि ये एजियोट्रॉप है इसलिए जब मैं 95% एथेनॉल सोल्यूशन को एवोपरेट करूँगा तो वेपर फेज में जो मुझे वेपर मिलेगी वो भी 95% एथेनॉल होगा, वहाँ पर भी कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। अब अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जो कि नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है तो उसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और एक्सट्रीम कंडीशन में वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना लेगा। जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उनका कॉम्पोजिशन, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट किसी भी और कॉम्पोजिशन के सोल्यूशन से ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड और वाटर है। अगर मेरे पास एक 68% नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है, ऑब्वियसली इसमें बचा हुआ 32% वाटर होगा, तो ये सोल्यूशन एजियोट्रॉप बनाएगा। यहाँ पर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और जब हम इसको एवोपरेट करेंगे तो वेपर में भी इसका कॉम्पोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर होगा।